हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। बेटा, क्या होता है सेट? सेट जो है चीज़ों का कलेक्शन होता है, जैसे नंबर्स का कलेक्शन या अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन या वर्ड्स का कलेक्शन या किसी फैमिली मेंबर्स के नेम का कलेक्शन या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। बेटा, अब हम लोग सेट को डिफाइन कर लेते हैं और उसकी डेफिनेशन हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट। A set is a well-defined collection of distinct, well-defined objects बेटा, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग। अच्छा बेटा, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabets बेटा, एक बात बताइए, अगर मैं दुनिया के हर एक पढ़े लिखे पर्सन से इसका कलेक्शन लिखने को कहूं तो क्या वो यही कलेक्शन लिखेगा? बताइए बेटा। इसका मतलब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हर एक पर्सन यही जवाब दे रहा है। अच्छा बेटा, मैथमेटिक्स में चीज़ों का कलेक्शन हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो मैंने इस कलेक्शन के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। बेटा, एक बात बताइए, अगर मैं दुनिया के हर एक पर्सन से इसका कलेक्शन लिखने को कहूं तो क्या दुनिया के हर एक पर्सन का अपना अलग कलेक्शन तैयार होगा? मतलब दुनिया के हर एक पर्सन के जवाब के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग कलेक्शन तैयार होगा। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर एक पर्सन का जवाब सेम नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन ये वाला कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये वाला कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा, लेकिन ये वाला कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। अच्छा बेटा, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ हॉर्नड हॉर्सेस। बेटा, हॉर्नड मीन्स होता है सींग, मतलब सींग वाले घोड़ों का कलेक्शन। बेटा, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा,
इन 3 एग्जाम्पल्स की बेसिस पर 2 कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, उनको नोट कर लेते हैं और अच्छे से समझ भी लेते हैं। ठीक है बेटा। कंक्लूजन नंबर 1, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट्स। ठीक है बेटा। कंक्लूजन नंबर 2, बेटा ये वाला कलेक्शन सेट है बट ये वाला कलेक्शन सेट नहीं है। इसका मतलब एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन नीड नॉट टू बी अ सेट। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो कंक्लूजन नंबर 2 में इसको नोट कर लेते हैं। एवरी सेट is a collection but every collection need not to be a set। ठीक है बेटा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि सेट को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके सारे पार्ट्स को नोट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। बेटा दुनिया के हर एक पढ़े लिखे पर्सन का जवाब सेम होगा, इसलिए ये कलेक्शन आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। अगला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। बेटा दुनिया के हर एक पर्सन का जवाब अलग अलग हो सकता है, या आप ये कह लो दुनिया के हर एक पर्सन के द्वारा बनाया गया अपने जवाब का कलेक्शन अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। अगला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। बेटा दुनिया के हर एक पढ़े लिखे पर्सन के जवाब का कलेक्शन अलग अलग हो सकता है। सोचिए बेटा, इसलिए ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। अगला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। तो बेटा दुनिया के हर एक पर्सन का जवाब सेम होगा, इसका मतलब ये जो कलेक्शन है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। अगला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो बेटा दुनिया के हर एक पर्सन का जवाब सेम होगा, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा। अगला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा अगर मैं दुनिया के हर एक पर्सन से इसका कलेक्शन लिखने को कहूँ तो हर एक पर्सन का अपने जवाब के अकॉर्डिंग
अलग अलग कलेक्शन तैयार हो सकता है। इसका मतलब ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। बेटा अगला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। बेटा दुनिया के हर एक पर्सन के जवाब के अकॉर्डिंग जो कलेक्शन तैयार होगा वो सेम होगा, ठीक है बेटा, इसलिए ये कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अब हम लोग इंपॉर्टेंट नोट को लिख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, बेटा ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग सेट्स बोलते हैं, इनमें इनको एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है बेटा। एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स। बेटा नोट नंबर 2, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, X, Y, Z, etc. एग्जाम्पल A बराबर A, E, I, O, U। बेटा आप A बराबर भी लेट कर सकते थे या डिनोट कर सकते थे, B बराबर भी आप इस सेट को डिनोट कर सकते थे, C बराबर भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। कोई भी आप 26 कैपिटल लेटर्स में कोई भी आप एक कैपिटल लेटर चूज कर लीजिए और इस सेट को उससे डिनोट कर दीजिए, ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3, एलिमेंट्स of a set are generally represented by small letters A, B, C, D, X, Y, Z, etc. ठीक है बेटा। अगर आपको कोई एक सेट लेट करना है, ठीक है बेटा, तो आप सेट के मेंबर्स को स्मॉल लेटर्स में लेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे A, B, C, D, E, ठीक है बेटा। तो जब भी आपको कोई सेट लेट करना हो तो आप सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगला इंपॉर्टेंट नोट, मैंने एक सेट लिखा A बराबर A, E, I, O, U। बेटा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट स्मॉल a सेट A में बिलोंग कर रहा है। बेटा इसी स्टेटमेंट को मैं अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। एलिमेंट स्मॉल a belongs to
सेट ए। बेटा इसी स्टेटमेंट को मैं अब टेक्निकल तरीके से लिख रहा हूं। स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। बेटा ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल बिलोंग्स टू का होता है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। सिमिलरली स्मॉल ई बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल आई बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल ओ बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल यू बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा बेटा ये बताइए, क्या स्मॉल बी सेट ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो बेटा एलिमेंट स्मॉल बी सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं, एलिमेंट स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बेटा इस स्टेटमेंट को अब हम लोग टेक्निकल तरीके से लिख लेते हैं। स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बेटा ये सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल्स लिखूं, जैसे स्मॉल सी इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बेटा सी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे स्मॉल डी इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे करके हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आई होप आपको नोट नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब अगली हेडिंग डालिए फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, इसको पहले नोट कर लीजिए। बेटा हेडिंग डालिए फाइनाइट सेट्स। क्या होता है बेटा? इसको हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। लर्न विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, बेटा मैंने एक सेट लिखा, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो बेटा कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है? अगर हम किसी सेट में एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, या फिर ये कह लो किसी सेट में अगर एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, तो उस सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है। तो बेटा ये सेट एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्या है बेटा? एक फाइनाइट सेट। जैसे अगला एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ
ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स या फैक्टर्स ऑफ 6। तो बेटा सेट ए बराबर 6 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6। ठीक है बेटा। अब ये जो सेट बनकर आया है या तैयार होकर आया है, इसमें क्या आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं? हाँ, इस सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, इसलिए ये सेट एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा। अब अगली हेडिंग डालिए, इनफाइनाइट सेट। बेटा इसको हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। मैंने एक सेट लिखा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो बेटा कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा। क्या आप इस सेट में एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, इस सेट में एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, इसलिए ये सेट एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये भी आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी आपका कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है बेटा। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो बेटा कैपिटल I इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4, -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो बेटा क्या इस सेट में आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, मतलब इस सेट में एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, इसलिए ये सेट इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है बेटा। अच्छा, हेडिंग डालिए, डिस्क्रीट सेट्स एंड कॉन्टिन्यूअस सेट्स। बेटा डिस्क्रीट सेट्स एंड कॉन्टिन्यूअस सेट्स को अगर अच्छे से समझना है तो हमें इंटरवल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज इंटरवल इन मैथमेटिक्स? बेटा इंटरवल को अगर अच्छे से समझना है तो हमें रियल नंबर लाइन का ज्ञान होना चाहिए। बेटा एक रियल नंबर लाइन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक पॉइंट की एक रियल वैल्यू होती है। जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इस नंबर लाइन के बीच में एक पॉइंट रहा होगा, इस पॉइंट की एक यूनिक रियल वैल्यू होगी 0। फिर मैंने इस पॉइंट के राइट साइड में एक गैप के बाद एक पॉइंट लोकेट किया जिसकी एक यूनिक रियल वैल्यू रही होगी 1। फिर मैंने इस पॉइंट के राइट साइड में एक गैप के बाद एक और पॉइंट लोकेट किया
जिसकी एक यूनिक रियल वैल्यू रही होगी 2। और ऐसे करके हम लोग इस पॉइंट के राइट साइड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बेटा, फिर मैंने इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक गैप के बाद एक पॉइंट को लोकेट किया जिसकी एक यूनिक रियल वैल्यू रही होगी -1। फिर मैंने इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक गैप के बाद एक और पॉइंट लोकेट किया जिसकी एक यूनिक रियल वैल्यू रही होगी -2। और ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे और 0 एंड 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे, तो प्रत्येक पॉइंट को एक यूनिक रियल वैल्यू मिल जाएगी। या फिर ये कह लो तो प्रत्येक पॉइंट को एक यूनिक रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रहे होंगे और 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, तो प्रत्येक पॉइंट को एक यूनिक रियल नंबर मिल जाएगा। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इंटरवल्स को एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बेटा। बेटा, मैंने एक रियल नंबर लाइन बनाई और इस रियल नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स रहे होंगे और मैंने प्रत्येक रियल नंबर को x बोल दिया है। अच्छा बेटा, अब मैंने इस रियल नंबर लाइन के ऊपर एक गैप को सिलेक्ट किया है और उस गैप के दोनों तरफ एंड में एरो बना दिया है या व्हाइट बॉल बना दिया है। बेटा, एरो बना दीजिए या व्हाइट बॉल बना दीजिए, बात एक ही है। अच्छा बेटा, इस गैप के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स रहे होंगे, ये तो ऑब्वियस है ना बेटा। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है एरो या व्हाइट बॉल का मतलब नॉट इंक्लूडेड। और बेटा, नॉट इंक्लूडेड के केस में हमेशा ओपन ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है। बेटा, थोड़ा पैसेंस रखिए, थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डॉट या ब्लैक बॉल का मतलब इंक्लूडेड होता है और इंक्लूडेड के केस में हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है। अच्छा बेटा, अब हम लोग इस गैप का नामकरण कर लेते हैं। ये गैप -1 से स्टार्ट हुआ और 1 पे खत्म हो गया। अच्छा बेटा, -1 पर एरो या व्हाइट बॉल लगा है और एरो या व्हाइट बॉल के केस में हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। 1 पर एरो या व्हाइट बॉल लगा है, तो बेटा अभी मैंने क्या बताया था, एरो या व्हाइट बॉल के केस में हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। क्यों? एरो या व्हाइट बॉल मतलब नॉट इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड के केस में ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब -1 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैंने रियल नंबर्स रहे होंगे और प्रत्येक रियल नंबर को मैंने x पहले से ही बोल रखा है, इसलिए इस गैप का कंप्लीट नाम होगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट्स -1 to 1। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी को बेटा हम लोग इंटरवल कहते हैं।
आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि इंटरवल अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब इंटरवल अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो बेटा डिस्क्रीट सेट्स एंड कंटिन्यूअस सेट्स अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा बेटा, अब मैंने एक और नंबर लाइन बनाई, और इस रियल नंबर लाइन के ऊपर मैंने एक गैप को सिलेक्ट किया है और उस गैप की एक एंड पर एरो लगाया है और दूसरे एंड पर डॉट लगाया है या ब्लैक बॉल लगाया है। ठीक है बेटा, एरो लगाइए या व्हाइट बॉल, डॉट लगाइए या ब्लैक बॉल। तो बेटा इसका और इसका मतलब सेम है। ठीक है बेटा, अब इस गैप का नामकरण करते हैं। तो बेटा ये गैप -1 से स्टार्ट हुआ है और 2 पर ख़त्म हुआ है। बेटा -1 पर एरो या व्हाइट बॉल लगा है। ठीक है बेटा, और एरो या व्हाइट बॉल के केस में ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो -1 पर ओपन ब्रैकेट, 2 पर डॉट या ब्लैक बॉल लगा हुआ है। तो बेटा 2 पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस गैप का नाम हो गया x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 to 2 और 2 पर क्लोज ब्रैकेट। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। अच्छा बेटा ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इंटरवल आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों बेटा, -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनको ये इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा -1 पर ओपन ब्रैकेट लगा है और 1 पर ओपन ब्रैकेट लगा है, इसलिए -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इंटरवल क्या कह रहा है, ये इंटरवल कह रहा है कि -1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे और साथ में 2 को भी मिलाकर जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा -1 पर ओपन ब्रैकेट लगा है इसलिए -1 को इंक्लूड नहीं किया है, 2 पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है इसलिए 2 को इंक्लूड किया है। तो ये इंटरवल -1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने एक नंबर लाइन बनाई और इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने एक गैप सेलेक्ट किया है और इस गैप के राइट साइड में एरो लगाया है और लेफ्ट साइड में डॉट लगाया है। तो बेटा इस गैप का नामकरण कीजिए, -1 to 3, -1 पे डॉट लगा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट और 3 पर एरो लगा है इसलिए ओपन ब्रैकेट। और बेटा इस गैप का पूरा नाम x बिलोंग्स टू -1, 3। ठीक है बेटा, -1 पर क्लोज ब्रैकेट और 3 पर ओपन ब्रैकेट। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। ये इंटरवल क्या कह रहा है, ये इंटरवल कह रहा है कि -1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे और -1 को भी मिलाकर
सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बेटा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जगह नहीं है तो मैंने यहां पे ले लिया। मैंने एक नंबर लाइन बनाई और इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने एक गैप को सेलेक्ट किया है और इस गैप के दोनों इस गैप के दोनों तरफ एंड में डॉट लगाया है। ठीक है बेटा, तो इस गैप का नामकरण कीजिए। -3 से स्टार्ट हुआ और 1 पे खत्म हो गया। -3 पर डॉट लगा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, 1 पर भी डॉट लगा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। इस गैप का पूरा नाम x बिलोंग्स टू। अगर बेटा मैं यहां पे y लिखता तो y बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, तो इस गैप का पूरा नाम हो गया ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। ठीक है बेटा, अच्छा ये इंटरवल क्या कह रहा है, ये कह रहा है -3 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स और -3 एंड 1 को मिलाकर सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। एरो का मतलब नॉट इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड के केस में ओपन ब्रैकेट का यूज होता है। तो बेटा जहां जहां ओपन ब्रैकेट यूज हुआ होगा इसका मतलब ओपन ब्रैकेट के आसपास जो भी नंबर रहा होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और जहां जहां क्लोज ब्रैकेट लगा होगा इसका मतलब ये जो क्लोज ब्रैकेट है जहां पे लगा होगा, जिस नंबर के आसपास लगा होगा उस नंबर को इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस इंटरवल का लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, बहुत आसान होता है बेटा। जो भी राइट साइड में लिखा होता है उसको उसमें लेफ्ट साइड को घटा दीजिए। तो 1 माइनस लेफ्ट साइड वाला इटसेल्फ निगेटिव है। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो इस इंटरवल का लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा 2। इस इंटरवल का लेंथ ऑफ पीरियड बताइए बेटा। तो राइट साइड वाले नंबर में लेफ्ट साइड वाला नंबर आप घटा दीजिए। तो लेफ्ट साइड वाला इटसेल्फ नेगेटिव है तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड आएगा 3। बेटा इस इंटरवल का लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, जल्दी बताइए। थ्री में माइनस ऑफ -1 4। इस इंटरवल का लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, तो बेटा 1 में माइनस ऑफ -3 जो कि आएगा 4। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अच्छा इंटरवल्स को, ये जो लिखे हैं इंटरवल, इनको एक और फॉर्म में लिखा जाता है। आइए उसको समझते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। बेटा ये x -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये x -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो बेटा -1 से x बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है बेटा, अब -1 पर ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब -1 इंक्लूड नहीं है। और बेटा जब किसी नंबर पर ओपन ब्रैकेट लगा होता है तो इसका मतलब होता है ये नंबर इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं लगा है। सिमिलरली बेटा इस 1 पर ओपन ब्रैकेट लगा है इसलिए इस 1 के आसपास जो भी इनइक्वालिटी है वहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, क्योंकि 1
नॉट इंक्लूडेड। ओपन ब्रैकेट मीन्स नॉट इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड मतलब एरो या डॉट। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्मेट में। अब इस इंटरवल को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये x -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो -1 से तो x बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, -1 पर ओपन ब्रैकेट मतलब नॉट इंक्लूडेड मतलब इनक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं आएगा। बेटा 2 पर क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब ये नंबर इंक्लूड है, और अगर ये नंबर इंक्लूड है तो इनक्वालिटी के साथ इक्वल का भी साइन आएगा। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस इंटरवल को एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने ये लिख रखा है। ठीक है बेटा, अच्छा इस इंटरवल को आप इस फॉर्म में लिखिए, दिया जाएगा -1 2 -1 पर इक्वल का साइन लगेगा बेटा 2 3। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ जाएगा। बेटा इस इंटरवल को दिया जाएगा -3 2 1 और दोनों इनक्वालिटी पर इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इंटरवल्स को एक और फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बेटा, अब हम लोग डिस्क्रीट सेट्स एंड कॉन्टिन्यूअस सेट्स को समझ लेते हैं। दुनिया भर के जितने भी इंटरवल्स हैं वो सारे कंटिन्यूअस सेट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो all intervals are continuous sets। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग डिस्क्रीट सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको हमें मिटाना होगा क्योंकि जगह नहीं है। बेटा डिस्क्रीट सेट में एवरी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो बेटा कैपिटल A इक्वल टू फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है बेटा, तो डिस्क्रीट सेट में क्या होता है, एवरी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे अगला एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो बेटा कैपिटल A इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, डॉट ऐसे करके इनफाइनेटली मैनी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जब हमने ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार करना स्टार्ट किया तो प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया। तो इस टाइप के सेट्स को हम लोग डिस्क्रीट सेट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखिए, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बेटा ये कॉन्टिन्यूअस सेट्स है, सॉरी ये कंटिन्यूअस सेट है या
डिस्क्रीट सेट है, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको डिस्क्रीट सेट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और टाटा बाय बाय।